ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ मौजूद हैं वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो। मुल्की सियासत में सख्ती, तलखी, तशद्दुद का रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज लाहौर में हमने देखा कि PTI की रैली कुचलने के लिए निगरान हुकूमत ने ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। लाठी चली, शेलिंग हुई, डंडे चले, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। पानी की हुकूमत का कहना है कि PTI के जो वर्कर हैं उनके हाथ में डंडे थे, गुलेलें थीं, लेकिन TV स्क्रीन्स पे हमने मंजर देखा जिसमें पुलिस वाले बिल्कुल आपे से बाहर नज़र आए और काफ़ी वहाँ पे तशद्दुद हुआ। ये मंजर हमारे TV स्क्रीन्स पे चल ही रहे थे कि पैमरा की तरफ से हुक्मनामा आ गया कि ये रैली जो है इसकी कवरेज जो है उस पर पाबंदी है, ये ना दिखाई जाए। लेकिन उसके बावजूद लाहौर में आज चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। आज सारा दिन वहाँ पे क्या हुआ, हमने अपने वहाँ जो हमारे नुमाइंदे हैं उमर फ़ारूक की तफसील जाननी चाहिए। जी, आज PTI चेयरमैन इमरान खान ने एक रैली का ऐलान कर रखा था जो कि ज़मान पार्क से शुरू होनी थी सुबह 1 बजे, लेकिन कुछ ही देर पहले रैली से काबिल महकमा दाखिला पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत लाहौर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। तो कुछ कारकुनान जो रास्ते बंद होने से कबल ज़मान पार्क पहुँचने में कामयाब हो चुके थे वो ज़मान पार्क के बाहर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन सामने आया तो उसके फ़ौरन ही बाद पुलिस ने जो है वो ज़मान पार्क को जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स और बैरियर्स लगा कर बंद कर दिए। तो इसी दौरान जो मुख्तलिफ़ हलके हैं लाहौर के, वहाँ से जो छोटी रैलीज़ आनी थी और मरकज़ी रैली का उसने हिस्सा बनना था ज़मान पार्क पहुँच के, जैसे ही वो कुछ रैलीज़ जो हैं वो पहुंची माल रोड पर तो पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में लिया दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर और उनको प्रिजन वैन में बैठाकर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो मुंतकिल कर दिया। इसके साथ साथ जो PTI के कारकुनान थे उन्होंने हाथों में डंडे थाम रखे थे और चूँकि ये माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था तो जिस वक्त भी वो कोशिश करते थे कि वो उस तरफ जाएं जहाँ पर रास्ते बंद कर रखे हैं पुलिस ने या कंटेनर हटाने की कोशिश करें जाकर, तो पुलिस जो है रिएक्शन में उनको आंसू गैस के शेल वहाँ से फ़ायर करती थी। तो ख़ासी जो है वो आज आंसू गैस की शेलिंग की गई पुलिस की जानिब से और इसी दौरान जो पुलिस है उन्होंने भी ये दावा किया है कि PTI के पुरतशद्दुद हंगामों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हुए पुलिस के कई अफसरान और अहलकार शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ PTI ने यह भी दावा किया है कि उनका एक कारकुन जिसका नाम अली बिलाल है जो कि काफ़ी अरसे से PTI के साथ मुंसलिक है, वो पुलिस तशद्दुद और टीयर गैस शेलिंग के दौरान जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया है। आज जो मंजर हमने देखे उसमें पुलिस वाले वर्दी में वो भी शीशे तोड़ रहे थे, बगैर वर्दी के लोग भी कर रहे थे और ये भी हमने सुना। गुल्लू भट्ट याद आ रहा था मुझे जी, गुल्लू भट्ट याद आ रहा था देख के। जहाँ तक अली बिलाल की बात है, अच्छा अब पुलिस मेरे ख्याल है कि निगरान वज़ीर आला की एक बयान आया है, अगर बताएं कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो चीफ मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि उन्हें ज़ख्मी हालत में एक गाड़ी छोड़ गई एक हॉस्पिटल के सामने, तो इसकी भरपूर तहकीकात की जाएंगी। लेकिन जो तस्वीर सामने आई हैं उसमें नजर आ रहा है कि उन पे तशद्दुद हुआ है। खान साहब क्या कह रहे हैं? खान साहब ने कहा है कि ये जो वीडियो अभी चल रही थी, अगर दोबारा ये वीडियो हम चला दें अली बिलाल की, जिसमें वो एक पुलिस वैन में है। अब जाहिर है कि खान साहब का कहना है कि ये अभी की वीडियो है। हुकूमत से जो बातें आ रही हैं वो कह रही है कि नहीं ये जेल भरो तहरीक की वीडियो। अच्छा वीडियो आज की है या नहीं है ये इतना अहम नहीं है मेरी नज़र में। जैसे आपने कहा कि चले हम ऑफिशियल बयान पे जाते हैं। अभी वजीर आला साहब कह रहे हैं, निगरान वजीर आला साहब कह रहे हैं कि जी जख्मी हालत में किसी ने इनको अस्पताल पे छोड़ा। जख्मी क्यों थे यार, किसने किया जख्मी? अपने आप को जख्मी किया है। PRO जो है पुलिस के जी, उनका मुबशिर सैयद, उनका कहना है कि ये एक हादसा था। अच्छा मतलब डंडा जिया लग गया तो मर जा गया, किस तरह का हादसा? बिल्कुल। अच्छा किसने तशद्दुद किया, किसने डंडा मारा? अच्छा अब इनकी आप तस्वीर देखें। पहले तो बड़ा आसान होता है ना एक तरह से कहना कि जी वो आंसू गैस शेलिंग में उसको दिल का दौरा हो गया, वो पहले से दिल का मरीज था, या उसको ब्रेन हेमरेज हो गई, नाक से खून निकले। इनकी आप तस्वीर देखिए, ज़ाहिर है हम ब्लर्ड चल रही है लेकिन सोशल मीडिया पे आप इनको देख सकते हैं।
वाजे है, कनपट्टी फटी हुई है, कनपट्टी फटी हुई है। वाजे है कि यहाँ पे जो हेयर लाइन होती है ना, जहाँ से बाल आपके आते हैं, वहां से खून निकल रही है। थोड़ा खून शायद नाक से निकल रहा है या शायद वो सर से बह के नीचे आ गया है। ये क्लियर है। बंदूक का बट भी हो सकता है, ये लाठी भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लियर है कि ये हेड इंजरी है। और हेड इंजरी आपको पता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अच्छा, पुलिस वहां पर थी क्यों? एक तो होता है ना कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या देखें कि लोग आपे से बाहर नहीं, पुलिस वहां थी क्योंकि निगरान हुकूमत, वही निगरान हुकूमत जो 30 अप्रैल के इलेक्शंस कराएगी जी, उन्होंने सेक्शन 144 लगा दिया। सेक्शन 144 क्यों लगाया? कि जी असल में वो दहशतगर्दी का बड़ा खतरा है। तीन जुलूस, बिल्कुल कतन इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि पीपीपी का जलसा निकल गया। एंड ऑन द रिकॉर्ड पीटीआई को, सॉरी पीपीपी नहीं, पीटीआई को उतना ही हक है जलसे और जुलूस करने का जिस तरह किसी भी सियासी जमात को है। आप इस राइट को निकाल नहीं सकते। आप खुद फैशिस्ट कहते थे, अब आप किस मुंह से लोगों का सामना करेंगे? एक तो यह मुझे लगता है कि इस वक्त हम लाइव सियासी खुदकुशी देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और वो इसलिए कि वो इतने खौफजदा हैं कि पंजाब जो उनका सियासी किला था वो उनके हाथों से निकल रहा है। और जब आप इस तरह का खौफ आपके अंदर बैठ जाता है, फिर आप आते हैं पैनिक मोड में। और जब आप पैनिक मोड में आते हैं तो आप इस तरह की हरकतें देखते हैं। पेमरा को कहो कि इस नशरियात बंद कर दे, तो पेमरा तो जी सर ही कहेगा ना। और क्या है, माजी में भी ऐसा होता रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है। पुलिस को वहां पर रिलीज कर दो, यार क्या आपका क्या फायदा होने वाला है? आप तो इनकी इलेक्शन कैंपेन खुद लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो दिस इज मैडनेस। और जिस तरह ये चल रहे हैं, जिस तरह इनकी हरकतें हैं, मुझे डर लग रहा है कि ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कौमी इंतखाबात को डिले करने के लिए, जो कि बज़ाहिर इस वक्त नहीं है। लेकिन इनकी कोशिश इसलिए पूरी है कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ने आज पंजाब के जो इलेक्शन 30 अप्रैल को होने वाले हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया है जी, कि जी आप 5 अप्रैल तक कागजात वापस ले सकते हैं, फिर आप हतमी लिस्टें ज़ाहिर बनानी होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो वज़ीर क़ानून है वफाकी आज़म नज़ीर तारड़, वो जवान का बच्चा अपनी बात पे कायम है, वो नहीं हिल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी मुनसिफाना इंतखाबात तब तक नहीं हो सकते जब तक तमाम सूबों में एक साथ निगरान हुकूमतें ना हों। हाँ। तो अब ये है कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं और पीटीआई की फ़र्ज़ करें हुकूमत आ जाती है, तो फिर इन 2 सूबों में मुनसिफाना इंतखाबात की क्या ज़मानत है? अच्छा, अगर इन 2 सूबों में जो नताइज आ गए, अगर वो पीटीआई की मर्ज़ी के ना आए तो क्या होगा? तो उससे बेहतर है कि ये किसी तरह एक साथ कराया जाए। मुराद ये है कि वो जो अक्टूबर का वो कह रहे हैं ना, फिर वो कह रहे हैं कि जी डिजिटल जो सेंसस हो रहे हैं, अगर डिजिटल सेंसस इनकम्प्लीट रहे तो फिर हम 2017 की लिस्टों पे इलेक्शन करवाने पे मजबूर होंगे। अब 2017 के इलेक्शन मजबूर होगा तो ना पीपल्स पार्टी उसे मानेगी, ना बाकी जो है जमातें मानेगी। इस तरह की है। अच्छा, जिनका साफ साफ है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली, जिन्होंने असम्बली खुद तोड़ी थी, अब वो मौलाना फजलुर रहमान की वजह से वो भी पीछे हट गए हैं। आज इलेक्शन कमीशन वालों ने उनसे सिर्फ इसलिए मुलाकात की पेशावर में कि भाईजान तारीख दे दें। अब गुलाम अली साहब ये कह रहे हैं जी ऐसा है कि 1 हफ्ते बाद मैं आपसे इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन से डिस्कस करूंगा। तो टीम आगे से ये कहती है कि सरकार आपका सिर्फ इतना इख्तियार है कि आप तारीख दे दें। जहां तक इंतजामी मामलात की डिस्कशन का ताल्लुक है तो मैं ऑलरेडी आप ही की केयर टेकर हुकूमत से राब्ते में है। इंतजाम हम खुद ही कर लेंगे, आप तारीख कोई गवर्नर साहब ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। तो एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जो धक्का दे रही है, उस तरफ वो धकेल रहे हैं खुद को, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा है। अब पीपल्स पार्टी ने तो अपने तौर पे इलेक्शन के लिए वो दरखास्तें मांग ली हैं टिकट के लिए। नून वालों ने दरखास्तें मांगी हैं या नहीं, इसकी मुझे खबर नहीं। मुझे भी खबर नहीं। लेकिन देखें ना, इलेक्शन शेड्यूल आ गया, इसलिए इसके बावजूद भी आज ये सवाल उठ रहा है कि ये इलेक्शन होंगे या नहीं। प्रिसाइसली ये जो आपने वज़ीर कानून की बात की। दूसरा आप देखें 144 जब आप नाफिज करेंगे और ये 7 दिन के लिए अभी इन्होंने लगाया है, तो ये इलेक्शन एक्टिविटी कैसे होगी? मतलब सर जब बंदा सटियाने पर आता है ना, तो फिर इन तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जाता। इस वक्त क्लियर है यार, क्लियर है। अब इससे ज़्यादा वाज़ेह तो हो ही नहीं सकता ना। ये नहीं चाह रहे कि किसी के इलेक्शन हो। अच्छा, जब तक इनके सियासी
कैपिटल गिरता जाएगा, इनके सियासी सूरत हाल बिगड़ती जाएगी, उतनी ही ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना हो। जितनी ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना हो, उतनी ही सियासी सूरत हाल तो जो नून तो लीग की तरफ से विशेष सर्कल बनी हुई है जो बयानबाजी सामने आ रही है, उसमें उनका फोकस जो है वो जनरल फैज़ हमीद है। जो हमने कल देखा बयान मरियम नवाज़ का कि जी हमें कोर्ट मार्शल इनका कराना है, फिर जनरल साहब ने भी अपना जवाब दिया है, उनका भी जवाब आया है। इससे क्या इनका वोट बैंक बन जाएगा? अब उनका अब ये चीजें लेट हो गए हो भाई, लेट हो गए हो। वो वोट को इज्जत दो वाले वक्त पे ये चीज चल रही थी, उस वक्त आपको एक क्लियर इंडिकेशन थी कि अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कामयाब है, ठीक है। आपने वो पता आगे दे दिया ना, खान साहब को दे दिया, फिर खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो बन गए इस वक्त पे। नाउ इट्स टू लेट। अब दो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो तो नहीं हो सकते, अब नहीं हो सकते ना, इट्स टू लेट। हाँ, अब वो लगता है ना कि वो जैसे वो केंटकी फ्राइड चिकन, उसके साथ आपने डिस्को फ्राइड चिकन खोल दिया, जैसे कराची यूनिवर्सिटी के करीब है। नहीं चलेगा ना यार, नहीं चलेगा। कोशिश करके देख लें। अच्छा, पहले तो हम ये कह सकते थे ना कि खान साहब ने जो है वोट को इज्जत दो का जो मॉडल है उसकी नक्काली की है, लेकिन अब वो उस लेवल पे उस मॉडल को ले गए कि अब नवाज शरीफ जो है वो अगर वो उससे भी ज़्यादा ऊपर की बात करें, सब यही कहेंगे देखो ये खान साहब की। हाँ, अब तो और है भी ना यार, है ऐसा ही। अच्छा मियाँ साहब कुछ हाँ, मियाँ साहब अभी मेरा ख्याल इसीलिए ये कानून साजी वगैरह का मामला अभी रुका हुआ है। कल नैब में जो तारीख है 9 मार्च है ना, तो खान साहब की भी उन्होंने तलब किया हुआ है उनको और उनकी अहलिया को। सो अभी तो जो है पहले शायद ये चाह रहे हैं कि खान साहब का कोई इंतजाम हो जाए अदालत की तरफ से, खान साहब अंदर जाएं तो वो फिर वापस आए। अच्छा मैं बात बताओ, 7 दिनों के लिए 144 लगाया ना जी। हाँ? कल जब अली बिलाल का जनाजा होगा जी, क्या उस पर भी 144 लगाएंगे आप? सो नमाज जनाजा। हाँ, फिर क्या करो? हाँ, नहीं फिर क्या करो? नहीं वो तो खैर हमारी मशरक़ी रिवायात के तहत ये भी जो कर रहे हैं ये भी एक मशरक़ी रिवायत ही है, लेकिन कामयाब वाली नहीं। तो लाहौर में जो कुछ हुआ वो तो आपने सुना। इस्लामाबाद में भी आज पुलिस ने बड़ी लाठी चलाई है, उसका जिक्र करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज 8 मार्च है, पूरी दुनिया में ख़वातीन के हुकूक़ का आलमी दिन मनाया गया, पाकिस्तान में भी मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में ये दिन बाकी दुनिया से ज़ाहिर है हट के ही मनाया जाता है। पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं तीनों हाई कोर्टों में जो है रिट पिटिशंस दाखिल हुई कि ये जो उरियानी फहाशी बेरारवी का प्रचार होता है, इस दिन खुदा के वास्ते इन औरत मार्चों पे पाबंदी लगाई जाए, और एक ही समात में हाई कोर्ट्स ने रिजेक्ट कर दी वो सारी की सारी पिटिशंस। फिर जाहिर है कि एक बार मरहला होता है कि इंतज़ामिया को ख़तरा होता है कि कहीं अमन व अमान का मसला पैदा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, उसको भी सर किया गया। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भी कहा ठीक है जी आप कर लें जो भी आप जो रैली निकालना चाहते हैं। लाहौर वालों ने भी हाई कोर्ट के हुक्म पे इजाज़त दे दी बादल खास्ता कि ठीक है जी आप भी 250 गज़ की रैली निकाल लें फ्लैटीज़ होटल तक प्रेस क्लब से लेके। इस मुल्तान में बखैरियत हो गया, लेकिन हमेशा की तरह, हमेशा से बुरा पिछले कम से कम 3-4 साल की तरह हैदराबाद में जो मार्च होता है वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ, जिसमें कि बुर्जुआ तबके की ख़वातीन से लेके हारी ख़वातीन, मज़दूर ख़वातीन, और एक लंबी कतार और जोश व खरोश जो है वो होता है। सखर में भी पिछले साल तक हुआ, लेकिन हैदराबाद का जो मार्च मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे शानदार होता है। इस दफ़ा भी आप देख सकते हैं कि हुआ है। अच्छा, जहाँ तक इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत का ताल्लुक़ है, वहाँ भी पापड़ बेले गए। ख़वातीन क़यादत की जानिब से बिलाखिर इजाज़त मिल गई। पहले तो कहा गया जी F6 पार्क में जो है जी F9 पार्क में आप कर लें। आपको पता है F9 पार्क की आजकल रेपुटेशन बहुत ख़राब है, ख़तरनाक जगह बन चुकी है, जिक्र नहीं कर सकते, तो जिक्र भी नहीं कर सकते। तो ख़वातीन ने बहरहाल ये है कि प्रेस क्लब कहा जी प्रेस क्लब से लेके हम डी चौक तक करना चाहते हैं, लेकिन शायद इंतज़ामिया को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने रुकावटें वगैरह खड़ी कर दी और वहाँ प्रेस क्लब में भी नहीं जाने दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फिर अचानक से ये हुआ कि डंडे बरसने शुरू हो गए, 3 एहलकार मुअत्तल हो गए और IG और वज़ीर दाखिला को करनी पड़ी।
लेकिन जो भी हुआ बहरहाल बायस शर्मिंदगी था, कोई जवाब नहीं था रियासत के पास कि ऐसा क्यों हुआ, डंडे क्यों बरस गए अचानक एक पुरअमन मार्च पे। तो वज़ीर दाखिला से लेके IG तक सब माजरत खाएँ, 3 एहलकार मुअत्तल भी हो गए, मजीद की भी यकीन दहानी कराइए। फरजाना बारी से आपकी बात हुई थी, जो अच्छा, फरजाना बारी आपको पता है मुसन्निफ़ा हैं, एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक भी हैं, मतलब बहुत अकम्पलिश्ड लेडी हैं, और वो वहाँ थी और उनके साथ उनको भी लाठियों का सामना करना पड़ा, बल्कि जो बाब वायर है उस पर धकेला भी गया। तो कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी, उनसे पूछा कि ये सारा जो वाक़या है ये हुआ कैसे, मतलब क्या वो एक जवाब था जिससे ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो सुनिए। ज़रा सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, औरतों का जो आलमी दिन होता है उस दिन भी हमें उसके लिए जब हम NOC अप्लाई करते हैं तो हमें NOC नहीं दिया जाता। मुसलसल हमें पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि आप ख़तरा है, आपके ऊपर हमला हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम आपको नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात है कि हमें कहते हैं कि आप पार्कों में चले जाएँ, आप किसी और जगह पे चले जाएँ, लेकिन आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने ना आएँ और आप डी चौक तक ना जाएं। तो जब हम वहाँ पे सुबह पहुँचे हैं और पुलिस ने तमाम तरफ से हम कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, इस्लामाबाद प्रेस क्लब का जो सारे रास्ते थे वहाँ पे बार्ब वायर्स लगी हुई थी और इन्होंने कंटेनर्स वगैरह लगाए हुए थे। तो हमारे जो लोग थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो जब आहिस्ता आहिस्ता आके इकट्ठे हो गए तो ये हमें जो है वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। और हमारी सुबह के वक्त गाड़ी वहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन ये पार्टिसिपेंट्स को नहीं आने दे रहे थे। तो उसके ऊपर जब पार्टिसिपेंट ने अंदर जाने की कोशिश की, जिसमें मैं भी उस पे फ्रंट पे थी, तो इन्होंने हम पे लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और मैं भी गिर गई और मेरे मुंह पे तारे शारे जो वहाँ पे बार्ब वायर्स हैं वो मेरे चीक्स पे भी ज़ख़म आए हैं, मेरे हाथों पे भी हैं। देन आई हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वो मुझे ज़ख़म आए हैं मेरी बॉडीज़ पे भी। बाकी उस वक़्त इन्होंने जब लाठी चार्ज किया तो उसमें एक दो लोग जो हैं हमारे, दो लोग जो हैं वो हमारे ज़ख्मी भी हुए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने तारों को हटाया और फिर सारा क्राउड जो था वो अंदर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर पहुंच गया। फिर वहां पे ये हुआ कि फिर वहां से ये हमें डी चौक नहीं जाने दे रहे थे और वहां पे इन्होंने अपने कोई लोग प्लांट हुए थे जो मीडिया के लोग थे। जी, ओके, मीडिया के लोग थे। अच्छा, यहाँ पे कटा। एनीवे, ये जो बात कर रही है ना, उनका ये कहना था, मैं 2-3 और भी इस तरह की जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बात की थी, उनका दावा है कि जी पुलिस ने बाकायदा लोग वहाँ लगाए हुए थे जिनका काम था प्रोवोक करना, फितना। हाँ, फितना करना। ये जो मीडिया के जो भैया ना बात कर रहे हैं वो एक्चुअली मीडिया के नहीं, लेकिन शायद प्लांटेड लोग थे, इनका ये कहना था। अच्छा, फिर मैं उनसे ये भी पूछा कि अब क्योंकि 3 पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया है और इंतज़ामिया भी माफ़िया मांग रही है, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, तो क्या ये काफ़ी है और क्या पुलिस इस तरह का एक्शन अपने आप भी ले सकती है या नहीं? सुनिए। मैं समझती हूँ कि कोई प्रोफेशनलिज्म पुलिस में तो रहा ही नहीं। उनको इतना ये भी नहीं पता है कि अगर आप इंटरनेशनल वुमेंस डे पे इस तरह से औरतों के ऊपर मारपीट करेंगे तो पुलिस का के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो चार्ज जो वहाँ पे क्राउड था, देखें ये एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, वो इतना ज़्यादा क्राउड चार्ज हो गया तो उन्होंने कहा कि चाहे रात के 12 भी बज जाए, हमने जो है वो हम डी चौक पे जाएंगे और पहुँचेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस वक्त रियलाइज़ कर लिया, पुलिस ने भी, कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनके दौर में अगर औरतें जो हैं वो अपना आलमी दिन नहीं मना सकती और उनके ऊपर आलमी दिन के ऊपर उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है, तो आई थिंक दे हैव नो राइट टू रूल आज, दे आर नो राइट टू बी इन बिजनेस एंड इन द गवर्नमेंट। देखिए, जब तक इनको ऑर्डर ना हो, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि नीचे पुलिस वालों ने हम पे लाठी चार्ज शुरू कर दिया। तो ये सब उसकी जिम्मेदार है। अब ये 2-3 लोगों को जो है वो मुअत्तल करके, वो भी कांस्टेबल्स को, शेरवान जो एक हैं जिनकी तस्वीर जिसमें वो आई थिंक हमारे पास उसकी फुटेज है जिसमें वो हमारी उसको धक्का भी दे रहे हैं और उसकी कमीज़ भी फटी है, वो हमारी वॉलंटियर की। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि जो जिम्मेदारी आयद होती है वो IG पुलिस पे होती है, वो आपके DC पे होती है। और हम मुतालबा करते हैं कि ये लोग जो है इनको भी मुअत्तल किया जाए, क्योंकि अगर ये हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, औरतों के आलमी दिन पे अगर हम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब है कि ये इनकी वो प्रोफेशनल सलाहियत ही नहीं है कि ये जो है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। तहफ़्फ़ुज़ तो दूर की बात, एक मैं सैल्यूट करूंगा कि इंटरनेशनल वुमेन डे पर आपने क्या आला हेडलाइन बनाई है सबके लिए। शेमफुल। ठीक, बहुत खुश। वक्फा।
वेलकम बैक। कराची शहर में मैग्निफिसेंस सेंटर नाम की एक जगह है और अगर आप वहाँ नहीं गए तो प्लीज़ वहाँ पर जाएं। आप टिकट भी बहुत मुनासिब है और आप दंग रह जाएंगे। बल्कि पिछले साल तो वहाँ से एक पूरा शो भी हमने किया था। ये दाऊद फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है। पिछले जुमे को मुझे वहाँ पे एक दावत दी कि जी हमारा एक साइंस कंपटीशन हो रहा है, आप इसकी जो जजेस का पैनल है इसमें आके शामिल हो। साइंस कंपटीशन भी बड़ा अनोखा सा था। 38 स्कूल से शुरू हुआ था। 38 स्कूलों को एक साइंस की किट दी गई थी अमेरिकन काउंसिलेट कराची के जानिब से, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी की किट थी और उन सबको कहा था कि आप सब एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अच्छा, 38 से ग्रुप आ गया 8 तक और फाइनल जो राउंड था इसका वो था इस जुमे को। अच्छा, किस किस्म के स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं? हम उन स्कूल्स की बात कर रहे हैं जिनकी मैक्सिमम फीस, ज़्यादा से ज़्यादा फीस ₹3,000 की है माहाना, और ये चौथी और 8वीं जमात के बीच, और बच्चों के अगर आप उम्रें देखें तो 10 से 14 साल की थी। अच्छा, अब यहाँ से इन 8 में से 3 जो टॉप प्रोजेक्ट्स थे जो हमने रैंक किए थे वो अमेरिकन एम्बेसी के ताउन से जाएंगे नासा, नासा कैंप अमेरिका में। ये बच्चे आई मीन लाइट हाउस के स्कूल्स हैं, खाना दर के स्कूल्स हैं, और यहाँ से ये जाएंगे नासा। तो वक्त बहुत कम है, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा इस पर मैं डिस्कस नहीं कर, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो टॉप 3 वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं। और वहाँ से हम आगाज़ करते हैं KMA गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल खारादर कैंपस का प्रोजेक्ट। ज़रा ये देखिए। अच्छा, तो जैसे अभी हम देख रहे थे, आप फुटेज भी इसकी देख रहे थे, बहुत यहाँ पर शानदार प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आपस की बात है तो ये वाला मेरा फेवरेट है। आप सब मेरे फेवरेट हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो ज़रा इनसे बात करते हैं। अच्छा, अब आप बताएं आपका प्रोजेक्ट जो है ये आप कितना क्या क्या रहे हैं यहाँ पे? We make paper by chicken feathers to reduce deforestation. अच्छा, और चिकन फेदर्स से पेपर कैसे बनता है, कौन बताएगा मुझे? आप हम सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे, फिर ड्राई करेंगे। ड्राई के बाद हम सॉफ्टनिंग में 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में उसको सोक कर देंगे फॉर 96 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। ड्राई प्रेस द feather. Then we will do hydrolysis, in which we prepare 1% pepsin solution, soak the feathers in it for 24 hours at room temperature. Dry press the feather. Then we will do bleaching, in which we prepare 1% hydrogen peroxide solution for bleaching. Keep it on low-medium flame for 15 to 22 minutes. Then 15 to 22 minutes. Now grind the feather to get pulp. Finally screening, rolling and drying to get the feather paper. Our chicken feather paper is ready. अच्छा, ये आइडिया किससे आया? आपका आइडिया है? आइडिया है चिकन से, मतलब कागज कौन बनाता है? जब हम लोग है ना ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे टीचर ने हमें एक टास्क दिया कि आप वो उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो चीज़ें वुड से बनती हैं। तो उसमें एक था पेपर। हमने सोचा पेपर हमारा डेली बेसिस का एक इंटीग्रल पार्ट है, हम लोग इसमें बहुत कुछ करते हैं, ये प्राइमरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने बोला क्यों, और ना वुड भी कट रही है डिफॉरेस्टेशन और इसकी वजह से, हमने बोला हम इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकालते हैं। वॉल्टर स्मिथ ने ये टेक्निक ईजाद की थी कि है ना वो चिकन फीदर्स से पेपर बनाया जाए। तो उन्होंने ये मेटोलॉजी तो सीक्रेट रखी थी और ये मेटोलॉजी हमने खुद ने बनाई है और हमारा पेपर फाइनली रेडी हो गया। फिर हमने ये देखा कि पेपर किन किन चीज़ों से बन सकता है। पेपर में एक था चिकन फेदर हमें डेली बेसिस पे मिल रहा है और एक रेगुलर साइज़ की चिकन की 10,000 फीदर्स होते हैं और टोटल दुनिया में 700 बिलियन पॉपुलेशन है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी सारी है ना, और एक दिन में 1 बिलियन चिकन स्लॉटर की जाती है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे फीदर्स रहते होंगे। इन पाकिस्तान फिश फीड बनाया जाता है, बाकी कंट्रीज में ऐसे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है और बाकी जो बच जाते हैं उन्हें लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है। तो एक तरीके से हमारा प्रोजेक्ट डिफॉरेस्टेशन को भी रिड्यूस कर रहा है और लैंड पॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर रहा है। मतलब कढ़ाई की कढ़ाई और कागज़ के कागज़। ऐसा ही है। अच्छा, अब आप साथ मुझे मिलके बताएं, अब आप टॉप 3 में हैं, कहाँ जाएंगे आप? नासा। अच्छा, आप इनकी टीचर जी? बड़ा टिपिकल मीडिया वाला सवाल है, लेकिन कैसा महसूस हो रहा है? बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे बच्चे, मतलब एक 40 डे की जर्नी थी हमारी और बच्चों के साथ हम भी इन्वॉल्व थे, पूरी हमारी टीम इन्वॉल्व थी। बच्चों की एक्साइटमेंट थी और ये फर्स्ट डे से ही बहुत ज़्यादा विलिंग थे कि हम जो कर रहे हैं वो हमें विन करना है और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने आज विन कर लिया और इसका प्राइज़ भी बच्चों को पता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इनके साथ साथ मैं भी बहुत खुश हूँ कि इतनी मेहनत के बाद जब बंदा अपनी अचीवमेंट देखता है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मैं भी नहीं, और मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊँ,
मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी कम इतनी प्रोफेशनलिज्म देखी है मजाक के अलावा। ओके, नहीं, इट्स ट्रू, जो बात है वी शुड ऑलवेज फोकस के मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नॉट शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्किंग। तो यही इसी चीज़ को लेके हम चले थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। वैसे ये जो बात है ना शॉर्टकट वाली, ये ज़रा मीडिया वाले भी सीख लें तो कोई हर्ज नहीं होगा। हाँ, किसी काम भी कर लिया करें कभी ज़िंदगी में। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा सैंपल दिखा सकती हैं एक ये पेपर का? हाँ, तो ये है हमारा फाइनल। ये अनप्रेस्ड है एंड ये प्रेस्ड है। हमारा फाइनल पेपर है। हमने सिंध आर्काइव से प्रेस करा था। ये राइटेबल है, फ्री भी है और हाइजीनिक भी है। ये राइटेबल है, इरेजेबल है। ये है जो जी सॉरी, और ये हमारे ऑर्डिनरी पेपर को बीट करेगा अगर ये फैक्ट्रीज में बनने लगेगा। और इससे सोशल इम्पैक्ट ये होगा कि ना ये बहुत लो कॉस्ट में मिल जाएगा हमें पेपर, क्योंकि आजकल बुक्स की और कॉपीज़ की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं। अगर इससे बनना शुरू होगा तो कॉपीज़ और बुक्स की प्राइसेस बहुत लो जाएंगी और ये पेपर जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट और लो कॉस्ट है। और हम प्रीटी श्योर है कि ये पेपर एसिड फ्री है और सिंध और हाइजीनिक है। सिंध आर्काइव्स के मेंबर्स ने भी हमें सर्टिफिकेट दिया है, आप देख सकते हैं। ये 100% एसिड फ्री और हाइजीनिक है। हमने डॉक्टर से भी परमिशन ली है। डॉक्टर से भी परमिशन लिया आपने? सबसे हमने हमारे पेरेंट्स से परमिशन लिया, डॉक्टर से लिए, चिकन सेलर से लिए कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अभी आप घर जाके अपने पेरेंट्स को बताओगे, आपका क्या ख्याल है, वो क्या कहेंगे? बहुत खुश होंगे, वो शॉक्ड हो जाएंगे। तो आप नासा जा रहे कहीं बेहोश ना हो जाए? ऐसी तो हालत नहीं आएगी इंशाल्लाह। बहुत खुश हो जाएंगे। चले, बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। और देखें, इलॉन मस्क मतलब हम भी, ये भी आपसे कोई कम नहीं है। बस 10-20 साल की बात है, फिर आपकी कंपटीशन में आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत We learn a lot in our STEM training session and this mega project. We learn and enjoy this mega project. Thank you. यार मतलब बंदा क्या। अच्छा, ये मुझे तोहफे में पेपर भी मिला है। जबरदस्त। दिखाओ स्क्रीन पे दिखाओ। ये देखें। अच्छा, इसकी बड़ी वैरायटीज थी। पहले एक बिल्कुल ये पाउडर था, उन्होंने कहा ये हमारा पहले अटेम्प्ट थी। अब जाहिर है कि ये पेपर तो नहीं है। फिर ये 3-4 बलों से गुजर के ना ये कलर्ड वर्जन मुर्गी के परों से बना है। मुर्गी के परों से बना है। अच्छा, मसला गेम ये थी कि यार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और क्रिएटिव सोल्यूशन लाओ उसके लिए। हाँ, और इनकी एक और वीडियो, मेरे पास वक्त नहीं है वो चलाने की, पूरी को 5 मिनट की वीडियो आवर जर्नी की। सिंध आर्काइव्स गए हैं, पोल्ट्री फार्म्स गए हैं, खुद पर कलेक्ट किए हैं। मतलब आई वाज इम्प्रेस्ड। और भी 2 प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको दिखाते हैं एवरग्रीन एलिमेंट्री स्कूल हिजरत कॉलोनी का प्रोजेक्ट। और ये है एंटी स्लीप ग्लासेस। एंटी स्लीप ग्लासेस क्या होते हैं? थोड़ा खतरनाक लग रहा है ना? है भी थोड़ा खतरनाक। ये उनकी अपनी ज़बानी ही सुन ले कि इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। I am Zoeb from class 8 and my school name is Evergreen Secondary School. हमने एंटी स्लीप ग्लासेस बनाए हैं ड्राइवर्स के लिए। अक्सर ड्राइवर्स रात के वक्त ड्राइविंग करते वक्त सो जाते हैं। हमारे ये प्रोजेक्ट उनको जगाने में मदद करता है। ये प्रोजेक्ट जैसे ही वो पहनेंगे, ये हमारा जो इसमें IR लगा सेंसर है, इससे कनेक्टेड बजर है एंड बैटरी कनेक्ट है। जैसे ही वो पहनेंगे, IR सेंसर आइस को डिटेक्ट करेंगे और बजर उसके साथ कनेक्टेड वो बीट करेगा। जैसे ही बीट करेगा तो ड्राइवर जाग जाएगा और अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। और ये खाली ड्राइवर्स हजरात ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड या स्टूडेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपने पढ़ाई के वक्त, या सिक्योरिटी गार्ड कोई भी इस तरह का रात के वक्त सिक्योरिटी करते वक्त वो यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा मेन पर्पस यही है कि ये किसी भी एक्सीडेंट से या सोने की वजह से रात को कोई भी काम हो जाए तो उसको जगाने में मदद करते हैं। अच्छा, अब ये मैं थोड़ा सा आपको समझा भी दूँ। ये मैंने ट्राई भी की थी, उसकी फुटेज अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आप ये पहने तो यहाँ पर वो लेज़र है ना, तो अगर आप 2 सेकंड से ज़्यादा अपनी आंखें बंद करें वो बज़ करने लग जाता है। अच्छा, तो एक तरह से ये टॉर्चर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे को ये कहना था यार आइडियाज ना दे यार। मैंने आइडिया दे दिया। मैंने कहा यार ये अब CIA वालों को ना बताएं, अब आप अमेरिका भी जा रहे हैं। तो मेरा इसमें एक आइडिया था कि वैसे ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होगा ना, जो वैसे तो वीडियो गेम्स खेलते हुए तो किसी को नींद नहीं आती, जब एकदम किताब खोलती है तो एकदम नींद आ जाती है। मैंने कहा था कि हल्का सा करंट भी होना चाहिए इसके साथ, कि बंदा जाग जाए।
कभी कभी हमें शो में भी जरूरत पड़ेगी जी जी, आंखें बंद होगी एकदम बिज़्ज़ हो गया। तो ये था एवरग्रीन सेकेंडरी स्कूल का प्रोजेक्ट। और जो आखिरी प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने इस शो पर भी बात की है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि KMA बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल खारादर की जो टीम है उसने इसको एक अमली शक्ल दी है। अच्छा बेटा, आप जरा बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में हमने क्या बताया। सबसे पहले प्लास्टिक, आपको पता है प्लास्टिक और रोड दोनों बहुत ज़्यादा ही बड़े मेजर प्रॉब्लम है, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक ही सोल्यूशन निकाला जो कि प्लास्टिक रोड का, क्योंकि प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा ही है। तकरीबन 1.4 ट्रिलियन प्लास्टिक है वो उस हमारी दुनिया में, और 4.5 बिलियन और ट्रिलियन कचरा यानी जो प्लास्टिक है वो समुद्रों में और जो मरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हमने इन दोनों आइडियाज़ को मर्ज करके हमने आइडिया बनाया जिसका है प्लास्टिक रोड। ये हमने तो नहीं, इंडिया के केमिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डॉक्टर वासुदेवन, उन्होंने ये आइडिया निकाला। और जो सबसे पहले जो नीदरलैंड का रोड है जो बना था, ये नीदरलैंड में 2 सिटीज़ में बना, ज़ाइतून और ज़ोइल, इन 2 सिटीज़ में बना था। और यहाँ पे हम मैं आपको बताता हूँ कि बनता कैसे। सबसे पहले जो रिसोर्स एरिया हमने बनाया कि कौन कौन एरिया से ये जो है वो रिसोर्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। सबसे पहले स्कूल्स है, रेस्टोरेंट्स और गार्बेज एरिया। उनके बाद जो लेबर्स है वो पुट इन टू फैक्ट्री एंड वो फिर क्रश होता है। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो ये क्रश होता है, और क्रश होने के बाद ये कन्वेयर बेल्ट में जाकर जो नॉन प्लास्टिक मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है। जो प्लास्टिक मटेरियल है वो इसके ज़रिए वॉश होने के साथ ड्रायर भी हो रहा है, ड्राई भी चलता है। वॉश होने के साथ वो ड्राई भी होता है, और ड्राई होने के बाद वो मिक्सर में जाता है। फिर मिक्सर में जाने के बाद वो है ना, फिर उसको 170 डिग्री पे मेल्ट करते हैं। जैसे हम उसको मेल्ट करते हैं तो उसको बिटुमिन के साथ मिक्स करके और अदर फिर मिक्स करके एक कंपाउंड बना देते हैं, ग्लू टाइप बना देते हैं। फिर वो जाता है जब कंस्ट्रक्शन साइड पे, वहाँ पे फिर ऐसे ही हमारा रोड तैयार हो जाता है। थैंक यू। अब इसको कहते हैं ना एक तीर से 2 शिकार, कि एक तो आप अपनी प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हैं, और दूसरी बात कि आपके जो रोड्स हैं, और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। जैसे उन्होंने कहा भारत में पहली दफ़ा शायद ये इसका कॉन्सेप्ट आया था, फिर डेनमार्क वगैरह में ये इस्तेमाल हो रही है। 80% वही होते हैं टार डामर वगैरह वगैरह, और 20 से 25 या कभी कभी 30% जो प्लास्टिक वेस्ट है वो इसके अंदर होती है। अच्छा होता क्या है, क्योंकि प्लास्टिक का तो आपको पता है ना कि यार हम मर खप जाएंगे, हमारी 10 नस्लें मर खप जाएंगी, प्लास्टिक कहीं रहेगा। हाँ, तो क्यों ना उसके रोड बना दें यार। तो आई मीन सोच है ना। आई मीन देखिए, जैसे आप पहले जो प्रोजेक्ट है चिकन फेदर्स वाला, 3 चीजें इसमें हल हो रही हैं। एक तो कि जो पर है उनकी पोल्यूशन लैंडफिल्स में जाती है, ठीक है, कहीं और भी चली जाती है। दूसरा कि पाकिस्तान में आपको पता है फॉरेस्ट कवर कितना है यार, 10% कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। तो वो आपको फिर दरख्त काटने की जरूरत नहीं है, पोल्यूशन भी आपकी कम हो गई। तो इनोवेशन के तौर पर मेरा ख्याल है कि ये जो प्रोजेक्ट था ना यार, दिस इज नंबर 1 ये था। आपने उनकी एनर्जी देखी है, आपने एनर्जी देखी है इन बच्चों की, मैं तो दिल खुश हो गया। हाँ, नहीं, दिल खुश हो गया। और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ना, वैसे अपने प्रोग्राम में हम बड़ों के करतूतों की बात कर रहे होते हैं ना, अब अगर बच्चों के करतूत आप देख लें तो आपको कितनी खुशी होती है कि कितने मुस्बत कामों में लगे हुए हैं। हम जो मसाइल क्रिएट कर रहे हैं ये उनका हल ढूंढ रहे हैं। और देखो कितनी अफसोस की बात है, हम बड़ों के करतूतों पे तो असेसमेंट बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यार ये जो बच्चों ने जो दिखाया है, कम से कम मेरी औकात नहीं है कि इन्हें असेस कर सकूं। सर हम में से किसी की नहीं है, ठीक है। मैं लिटरली मैं तो कैसे यूं खड़ा हुआ कि यार वाकई। और पता है इतनी अफसोस की बात है कि आउटलेट्स कितने कम है। आप जरा ये सोचिए, आई मीन जैसे मैग्निफिसेंट सेंटर जाके ना मैं देखता हूँ इनकी आंखें यूं खुल जाती है, रोशन हो जाती है, आप देख सकते हैं इनका दिमाग। अच्छा, जिस तरह वो दुनिया को देख रहे हैं हम देख ही नहीं सकते। बिल्कुल, और इनकी और यही इंकरेजमेंट होनी चाहिए। और भी बहुत प्रोजेक्ट्स थे, मैं सिर्फ इतना जिक्र करना चाह रहा हूँ, दे वर ऑल विनर्स। काश हमारे पास इतना वक्त होता कि हम सब आपको दिखा सकते, लेकिन इंशाल्लाह किसी और दिन इस तरह की खबरें हम आपकी तरफ लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।